going to be. तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो जिसका पेपर है, ऑल द बेस्ट यार, दिल से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता है कि आप लोग शानदार तरीके से अपना पेपर देकर आओगे, तो पहले ही बधाई देता हूँ। और इसी के साथ में यार, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो ना, वही बात जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी 1-2 बार बोली है कि ज़िंदगी के 70 मिनट, जैसे बोलता है ना शाहरुख खान, तो ये ज़िंदगी के 120 मिनट आप लोगों के कोई नहीं छीनने वाला है। आप लोगों से ना कोई वहाँ पर फ़ोन होगा, ना किसी से बात, ना कुछ, मतलब बिल्कुल शांति में आप लोगों के पास में बिल्कुल आप लोगों का पेपर और आप होंगे। तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ में फुल टाइम व्यतीत करना है। जैसे नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, डूब जाते हैं एक दूसरे के अंदर, तो आप लोगों को भी पेपर के अंदर डूब जाना और शानदार तरीके से अपना पेपर देकर आना है। क्योंकि ज़िंदगी में ना ये अगर आप लोग अभी फोकस दोगे ना एक जगह पर, दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, तो आप लोग अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। पर लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, आकर सोच लेना, पूरा टाइम पड़ा हुआ है यार, जितना चाहो उतना सोच लेना, पर वहाँ पर बस पेपर के बारे में सोचना और शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देनी है। क्योंकि पढ़ सब कुछ रखा है, बस वहाँ पर प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में मत आना यार, अपने आप पर ट्रस्ट रखना कि जो भी होगा अच्छा होगा, और ऊपर वाले ने भी कुछ सोचा ही होगा यार यहाँ तक भेजा है तो थोड़ा सा ट्रस्ट उस पर भी रखना और शानदार तरीके से अपना पेपर देकर आना है। और देखिए स्टार्टिंग में वीडियो क्या कंडीशन बनती है, जब सही प्रैक्टिस होती है ना, तो मतलब पूरा का पूरा इंसान जो है ना, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब पास होता है। देखा, मतलब उसके रस्सी के पार होने के बाद में वो डंडी भी अपने हाथ में पकड़ ली बंदे ने, तो इसको कहते हैं शानदार प्रैक्टिस। तो टेंशन मत लेना, अपना पूरा अच्छे से पेपर को देकर आना, ठीक है। 2 जुलाई है, काफ़ी शानदार डिस्कशन रहने वाला है। संडे को फंडे बनाते हैं, थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे और इस तरीके से एंजॉय करेंगे कि एक एक आर्टिकल जो है क्रिस्टल क्लियर होगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में, प्लस आंसर राइटिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर भी कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। तो एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। जहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ, वहाँ क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर अगर नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना होगा, मुझे पता नहीं चलेगा कौन कौन वीडियो देखकर चला गया है तो क्वेश्चन के आंसर जरूर देना। और जो पेपर देने नहीं जा रहे हैं, वो अपना शेड्यूल जरूर बनाए रखना और शानदार तरीके से फॉलो करना। और इसी के साथ में आप लोगों को अगर पेपर जैसा भी हो यार, अच्छा मतलब बुरा जैसा भी हो, पेपर अपनी जगह, पेपर को छोड़ के अपना फिर आगे लग जाना है, ठीक है। मतलब अपनी आगे चीज़ों पर लग जाना है, क्योंकि पेपर में जब तक उसी पैटर्न में चलते रहो, जब तक फाइनल सिलेक्शन ना आ जाए, तो उसको इस तरीके से देखना ही नहीं है कि ये जिंदगी है, एक पेपर है, एक लाइफ का पार्ट है। उसको छोटा सा बना के रखो अपने सामने, इतना बड़ा मत बनाओ कि आप लोगों के सर पे हावी हो जाए, वरना वो आप लोगों के सर पे चढ़ के नाचेगा, ठीक है। क्योंकि पेपर देकर कई सारे बच्चे कहते सर मजा आ गया, कई सारे कहते सर मजा नहीं आया, ठीक है। तो मज़ा आए चाहे मज़ा ना आए, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहना है, ठीक है। क्योंकि जब आगे बैठोगे ना, मतलब ज़िंदगी में बैठे होंगे कहीं जाकर 40-50 साल बाद, उस टाइम पर ये पेपर ना कुछ अहमियत भी नहीं रखेंगे, ठीक है। उस टाइम पर लगा ठीक है यार, हाँ पर कितने परेशान हुआ करते थे ना उस टाइम हम लोग, मतलब ये लगा करता था पता नहीं यही ज़िंदगी है। तो आज की डेट में जो चीज़ आप लोगों को लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है और लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, आगे चलकर उस चीज़ को बोलोगे आप हंसोगे उसके ऊपर। तो टेंशन मत लिया करो यार, बिंदास तरीके से जो भी है उसको अच्छे से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो, और फिर देखो ज़िंदगी जीने में कितना मज़ा आता है, ओके। एक एक आर्टिकल देखते हैं शानदार तरीके से। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, और बाकी जो भी नोट्स यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं सारे सेलिव पीडीएफ पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जाकर इनको आप लोग देख लेना। और आंसर राइटिंग के लिए वीर तालियान वाला जो बेसिकली आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर बच्चे आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपने आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे बड़ी शानदार बात यहाँ पर बोला गया कि यदि साल भर पढ़ाई की होगी तो भी एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि साल भर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो भी आप लोगों को एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जिंदगी में एक दिन से बिल्कुल आप लोगों को लगे कि आज ही बस सब कुछ पढ़ देना है, या फिर आज पढ़ाई नहीं हुई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी दिन अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, कल से अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर देना। तो ऐसा नहीं कि बस आज जो है बस आज ही पढ़ना है, पता चला 3-4 दिन तक फिर लेटे हुए हैं। वो नहीं मिल्खा सिंह में स्टार्टिंग में जब वो दौड़ते हैं, वो सबसे आगे जाता है दौड़ता हुआ, ठीक है, और पता चलता है दूर जाके लेटा फिर कर रहा है हाँ देखो वो वाली कंडीशन ना देखने को मिले ज़िंदगी में। तो कोशिश करो कि यार 8 से 10 घंटे अपना कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहो, और ये भी एक पैटर्न में आप लोगों को इंक्रीज करते हुए चलना है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पर हालांकि ये 10-10, 12-12 घंटे आराम से हो जाते हैं,
पर लेकिन ये आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप लोग एक प्रैक्टिस में हैं। अगर सोचे आज ही 10-12 घंटे पढ़ दे और आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होने वाली है। तो अपने आप को इतना ही फोर्स करो जितना आप लोग अपने आप को कर सकते हो। इससे ज़्यादा फिर नेगेटिव चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलने लगती हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम पर मिल जाती है। और क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करो, क्योंकि जब क्वेश्चन के आंसर जो भी पूछते हैं उसके आंसर दे तभी तो पता चलता है कि आप लोग एसएलवी फैमिली का पार्ट हो। वरना मुझे कैसे पता चलता है कि कौन वीडियो देखा और कौन देख के निकल गया। तो मुझे जो नाम याद होते हैं आप लोगों के, इतने सारे बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हीं के मैक्सिमम पता रहते हैं। और अगर उनके आंसर नहीं आते तो फिर मुझे लगता है कि आज पता नहीं क्या हो गया, आंसर नहीं देख कहाँ गायब हो गया बच्चा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग एसएलवी फैमिली, आप तो जैसे वीडियो देख रहे हो सब जानते हो ना मैं कौन हूँ। मतलब मैं लेक्चर ले रहा हूँ, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन पढ़ रहा है सामने। तो उसका तरीका ये है कि आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखा करें, या फिर जो भी आप लोग आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पार्टिसिपेट किया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे, ठीक है। और बाकी फीडबैक दे दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर जैसा भी आप लोगों को लगता है। यूट्यूब के कान नाक आँख है ये चीज़ें, जिससे कि इसको पता चलता है लेक्चर के बारे में। लेक्चर में बहुत सारे कुछ जो आर्टिकल में डिस्कस करूंगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और कनेक्ट भी कर पाओगे। तो इसलिए एक एक आर्टिकल में जब क्वेश्चन भी पूछूंगा उन क्वेश्चन के आंसर भी देते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी जो भी होगा वो बताते रहेंगे, आगे चलेंगे जैसे। दोस्तों इंटरेस्टिंग और बेहतरीन आर्टिकल है, एक स्कीम भी आप लोगों को तैयार हो जाएगी इस आर्टिकल में। और अगर गांव से आप लोग आते हैं तो आप लोग एक किसान परिवार से अगर आप लोग आते हैं तो किसान भाई भान एक तरीके किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पर ये न्यूज़ एक तरीके से बोल सकते हैं। और अगर आप लोग ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है तो इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं इस तरीके के। तो हर लेवल पर चीज़ों को समझकर चलना है, बड़े ही आसान शब्दों में बताऊंगा एक एक बातें, ताकि माइंड में बिल्कुल छप जाए पिक्चर की तरीके से। बात की जा रही है फेस ऑथेंटिकेशन। आज की डेट में चेहरे को देखकर ऑथेंटिकेशन किया जाता है कि हाँ यही इंसान वो है या फिर नहीं है, यानी कि चेहरे से इंसान को पहचान लेना। जैसे मोबाइल में भी आप लोगों ने देखा होगा फेस लॉक है आज की डेट में, ठीक है, उससे आसानी से इंसान जो है अपना फेस लॉक लगा सकता है, तो पासवर्ड याद रखने की भी चिंता नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो पीएम किसान स्कीम हमारे देश के अंदर में लॉन्च की गई थी, इसमें फेस ऑथेंटिकेशन को यूज करने की बात की जा रही है, ताकि केवाईसी यहां पर डेवलप की जा सके। केवाईसी क्या होती है, इसको बोलते हैं नो योर कस्टमर, यानी कि जिस इंसान को इस स्कीम का फायदा पहुंचाना है वही इंसान जो है रियल है या फिर उसकी जगह कोई और फायदा उठा रहा है यहां पर। तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी एक वेब सीरीज है, अभी नई नई फिर से स्टार्ट हुई है, वो संदीप भैया वाली। किस किस ने देखा उसका फर्स्ट एपिसोड, देखा कि नहीं? उसमें देखा होगा कि वहां पर क्या किया जा रहा था रियलिटी में, मतलब उनके नाम की सैलरी जो है वो जा रही थी, पर बैक फिर से उनसे यहां पर ले ली जा रही थी, और फिर उसका लगभग 60% के करीब उनके पास में जा रहा था। 40% जो है वो कौन खा रहा था, वो खा रहा था ठेकेदार। तो इस तरीके से ये ओनली इस पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं है, एमजी नरेगा के बारे में भी अगर बात करोगे बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा कुछ होता हुआ नजर आता है। किसी सोसाइटी में जाकर अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर ये चीजें काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती हैं। जो सोसाइटी में वॉचमैन होते हैं जो वहां पर ड्यूटी करते हैं, एक फ्रेंड के पास में मैं गया था तो मैंने वहां पर बेसिकली वहां पर ये इशू एक बार सामने निकल कर आया कि चोरी हो गई वहां पर, ठीक है, सोसाइटी के अंदर में। तो उस टाइम पर मुझे पता चला कि जितने के सारे वॉचमैन थे सारे वहां पर कोई ठेकेदार लेकर आ रखा था, और जितना सैलरी बेसिकली उनको मिलनी चाहिए उतनी उनको मिलती नहीं थी, ठेकेदार बीच में खा जाता था 50% के करीब। तो ये दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो कभी भी ऐसे किसी ऑथेंटिकेशन के बारे में हम जब बातें करते हैं तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि कहीं ना कहीं उस इंसान तक उसकी रोजी रोटी पहुंच जाए जिस इंसान तक वो पहुंचनी चाहिए, बीच में कोई बिचौलिया काम ना खा जाए। इसीलिए यहां पर राजीव गांधी जी के द्वारा 1984 की बात कर रहा हूं, 1984 में यह बात बोली गई थी कि अगर ऊपर से 1 रुपया हम लोग भेजते हैं तो नीचे तक जाते जाते इंसान के पास में 16 पैसे बच जाते हैं, 84 जो है वो गायब हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली नहीं, मोटा मोटा एक बता रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर तक बोल रहे थे। तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए, और आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी भी है, तो इसी के चलते गवर्नमेंट का एक शानदार इनिशिएटिव। पर लेकिन कई बार ऐसे इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जैसे एमजी नरेगा में। रीजन क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आज भी अगर बात करेंगे तो टच फोन मोबाइल जो है हालांकि सब यूज़ करने लगे हैं लगभग, पर लेकिन एक किसान इंसान जो है वो आज की डेट में भी इन चीज़ों के साथ में उतना फैमिलियर नहीं है जितने हम जैसे लोग आज की डेट में हैं। तो मान लो उसको ये तो बता दिया चलो भाई साहब फ़ोन का इस्तेमाल कर लो, इस तरीके से आप फोटो वोटो खींच लो,
अपना कॉल उठा लो, कॉल इस तरीके से कट कर दो, पर उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाए और उस एप्लीकेशन में भी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, कई बार यहाँ पर ऐसी भी दिक्कतें देखने को मिलती थी, हालांकि अब तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, उसके अंदर इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये भी कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आते भी हैं हम लोग, तो उसको इस तरीके से लेकर आना कि यार समाज में जो इंसान उसको यूज कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो पीएम किसान ऐप जो है उसकी एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी कि उसको लोगों के लिए अच्छे लेवल पर यहां पर उसकी दक्षता बढ़ाई जा रही है और पहुंच बढ़ाई जा रही है। तो ये स्कीम के बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात करूंगा। पहले स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो नाम क्या है, किसानों का सम्मान देने वाली निधि, यानी कि ऐसा पैसा जो किसानों का सम्मान बढ़ाएगा। लॉन्च बड़े सही टाइम पे की गई थी, उस टाइम पर बहुत ही हाहाकार मचा था इसको लेकर। ये 1 नवंबर को लॉन्च की गई थी 2018 में। इसका मतलब ये कि 19 में एग्जाम होने वाले हैं। कौन से एग्जाम, हमारे पॉलिटिशियन के एग्जाम, एक ही तो एग्जाम होता है उनका 5 साल में। एक बच्चा कह रहा है कि सर पॉलिटिशियन के भी एग्जाम होने चाहिए, रियलिटी में होने चाहिए यार। मुझे लगता है पर्सनली एटलीस्ट जो है ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक चपड़ासी बनाने के लिए भी आज के डेट में आप लोग 10th पास ले रहे हो यार। क्या पॉलिटिशियन के एग्जाम नहीं होने चाहिए आप लोग, ऐसा लगता है कि कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर नहीं, कम से कम इंसान इतना तो यार। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं, तो इतना एटलीस्ट पढ़ा हुआ इंसान होना चाहिए। मतलब ये मेरी पर्सनल राय है, अगर किसी को इससे कुछ दिक्कत हो तो बताना जरूर। मतलब कई सारे लोग बोलने लगते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग रिएक्शन निकल कर आती हैं, ठीक है। तो जरूरी है यार, मुझे लगता है खासकर आज के डेट में अगर चीज़ों को आगे लेकर चलना है तो यहाँ पर जब 1000 यहाँ पर 6000 रुपये देने की बात की गई पर ईयर, बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम का मजाक उड़ाया कि 6000 रुपये में आखिर क्या ही होने वाला है। और इनको भी 3 इंस्टॉलमेंट में देने की बात की गई, मतलब 2-2 हज़ार रुपये की यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 6000 रुपये। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो 6000 रुपये यहाँ पर किसान के पास में जा रहे हैं, तो 6000 रुपये में आखिर क्या कर लेगा एक किसान पूरे साल में, यहाँ पर बात की गई थी। इसके अपोजिट में उस टाइम पर जो अपोजिशन की पार्टी थी उन्होंने बोला था कि हम लोग 72,000 देंगे, यानी कि 6000 रुपये महीना देंगे अगर हम लोग पावर में आते हैं। हालांकि पावर में आए नहीं, वो एक अलग बात है, पर लेकिन मुद्दा क्या था, मुद्दा था कि किसानों तक कुछ ना कुछ तो पहुंच रहा है ना होने के बजाय। तो इंसान इससे सेटिस्फाइड भी था, पर लेकिन उसके बाद भी फिर लगा कि ये पर्टिकुलर एक तबके के लिए था सोसाइटी के कि हाँ इन किसानों को दिया जाएगा, उसका स्कोप भी आगे बढ़ाया गया। पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि स्मॉल एंड जो मार्जिनल फार्मर है यहाँ पर, जिनकी लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर है, वो था, आगे चलकर इसको एक्सटेंड कर दिया गया ऑल फार्मर के लिए। तो ये अगर स्टेटमेंट में दे दे आप लोगों से कि उन्हीं के लिए है कि जिनकी 2 हेक्टेयर जमीन है, अब नहीं है, पहले था, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोलते हैं कि पंचायती राज सिस्टम क्या संविधान में ओरिजिनली था? नहीं, ओरिजिनली था ना भाई, बाद में ऐड किया गया ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते थे, ऐसी स्टेटमेंट देखकर आप लोग कई बार एक तरीके से घुमाया जाता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है इसमें सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट को बस उसको इंप्लीमेंट करना है, कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, खासकर अगर आसपास में कोई जानने वाला है स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता है, तो जब जब इसका पैसा देना होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, खासकर जो तहसील लेवल पर काम करते हैं, उनके सबके जो है सीन खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब अब फिर ये काम आ गया, अब लोगों तक पैसा पहुंचाना है, और बहुत सारे इशू होने लगते हैं। क्योंकि कई बार इसमें होच-पोच होती है, क्योंकि नाम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना ग्राउंड लेवल पर कि किसको जाना है, ये स्टेट गवर्नमेंट के नुमाइंदे करेंगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है। इसमें फाइनेंशियल जो नीड होती है वो किसान को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आज की डेट में किसान क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ये मैंने खुद ने देखी है कि किसान के पास में अगर पैसा नहीं है तो साहूकार के पास में जाएगा, वो भाई साहब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि जो मिश्र धन पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्याज देता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते उसकी कमर टूट जाती है। लगा के देखना कितना ज्यादा ताकतवर एक तरीके से वो इंटरेस्ट होता है, सामने वाले को लूटने का तरीका। तो मनी लेंडर के चक्कर में न फंस जाए तो वहां से निकालने की कोशिश की जाती है, कम से कम एटलीस्ट इतना तो मिल रहा है, कुछ तो अपनी खेती बाड़ी में वो लगाएगा। तो पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है यहाँ पर ये डिजाइन किया गया अभी यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर, ताकि इंसान को आइडेंटिफाई किया जा सके कि यही इंसान है जिसको ये पैसा जाना है। तो ये बातें देखने को मिलेगी। तो पीएम किसान जो है ये एक तरीके से फेस ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ई-केवाईसी हो जाएगी यहाँ पर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया। तो एक तो लोगों तक पहुंच पाएंगे अच्छे से, इसी के साथ में मोबाइल आधार कार्ड लिंक डायरेक्ट बैंक में पहुंचेगा, और सिंप्लीफाइड किया जाएगा जो प्रोसीजर है फॉर एल्डरली फार्मर, यानी कि बुजुर्ग फार्मर है उनके लिए भी यहाँ पर उनको नहीं एक तरीके से नाम लिखना, अंगूठा लगाना, वो सब चीजें खत्म, चेहरा दिखाओ और अपना पैसा पाओ।
तो यानी कि आसान भी है, पर लेकिन फिर वही है, अगर किसी के पास में मोबाइल ही नहीं है फिर क्या करेंगे, तो उसका सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। ठीक है, कईयों के पास में खटके वाले मोबाइल हैं आज की डेट में भी, उसके लिए क्या करेंगे, कईयों के पास में इंटरनेट नहीं है, उसका क्या करेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है, तो आप बोल रहे हैं कि आधार कार्ड के साथ में लिंक कर देंगे। आधार कार्ड में जो नाम है वो कुछ और है, आपका जो पास में जो स्कीम चल रही है वहां पे कुछ और नाम देखने को मिल रहा है, आपने उसका बैंक में कुछ और नाम देखने को मिल रहा है, उसको लिंक करने से मना कर दिया। ये सारी की सारी प्रॉब्लम मैं क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि एमजी नरेगा के अंदर में ये दिक्कतें देखने को मिली यार, सेम दिक्कतें यहां देखने को मिलेगी, तो वो तो बेचारा पीछे छूट जाएगा, तो उसका क्या करेंगे। तो इसके चलते यहां पर आधार कार्ड के जो प्रॉपर सिस्टमेटिक में जो लिंकेज की बात की जाती है, तो इसलिए पहले चेक कर लो वो सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, वरना एक गरीब इंसान जो है वो वैसे इतनी दिक्कतें झेल रहा है और दिक्कतें आ जाएंगी जिंदगी में। तो ये है बेसिक यहां पर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्कीम पता चल गई, कौन ये ऐप डेवलप कर रहा है, किस लिए डेवलप किया जा रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, वो सारी बता दी मैंने आप लोगों को एक एक कर। ठीक है, अब इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन है प्यारा सा, देखता हूं कौन आंसर देता है। बात की जा रही है कि क्या क्या बेनिफिट है यहां पर पीएम किसान ऐप के। तो एक तो सबसे पहले यहां पर लोगों तक पहुंच जाएगा आसानी से। ठीक है, आधार मोबाइल लिंक के साथ में मिलकर काम कर रहा है और प्रोसेसर को सिंप्लीफाई कर देगा बुजुर्ग लोगों के लिए भी। क्या ये सही है? बिल्कुल 100% सही है। अभी तो बताया है, ये भी कोई पूछने वाली बात थी क्या सर? ठीक है, और अच्छी बात पूछ लेते हैं, अगर ये छोटी लग रही है तो बड़ी बता दो यार। अब बता दो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बारे में बताओ। चलो देखता हूं किसको छोटी लगी थी, बड़े वाली आ गई। पीएम किसान 2018 में लॉन्च की गई। ठीक है, सही है फिर गलत है बताओ। और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अब आएगा मजा। पीएम किसान जो है वो 100% फंड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट आ गई। तीसरी क्या है, पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है वो डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये खेला खेला जाता है फिर यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। अब दो आंसर। ठीक है, अब बताओ क्या है आंसर। अब ये बताना किस किस का सही हुआ है और किस किस का गलत हुआ है, ट्राई करके देखो, उसके बाद में बात करते हैं फिर। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या है सही। ठीक है, तो 100% फंडिंग कौन दे रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, ये बोले तो इसका मतलब इन्होंने ये नहीं लिखा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो ये बोल रहे कि 100% फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, तो शब्दों का फेर करना भी बड़ा आसान होता है एग्जाम में, अगर आप लोग बिल्कुल रेक्टिफिकेशन के थ्रू जा रहे हो। तो याद रखना यहाँ पर, तो आंसर हो गया इसका बी। रीजन क्या है मैंने अभी बताया, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम कर रहा है। पर लेकिन आप लोग क्या बोलोगे, यार मोबाइल का ऐप बना दिया, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलके, तो यार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ ही बनाया होगा ना, कोई और मिनिस्ट्री थोड़ी ना होगी। तो ये होता है, इंसान जो है जब दिमाग लगाता है एग्जाम में, और ये चाहता है एग्जामिनर कि वो ऐसा ही दिमाग लगाए, चंगुल में फंस जाए, और फिर देखो हो गया भाई साहब, अगले साल के लिए तैयार जमूरा एक और। ठीक है, अब की बार तो नहीं निकलने देंगे इसका एग्जाम। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को फोकस देना होता है जब आप लोग इन चीज़ों को देखते हो, कि इतने आसानी से दे कैसे दी इस मिनिस्ट्री का नाम दे दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। इंप्लीमेंट करने वाली कोई और है, ऐप बनाने वाली कोई और है। ऐप तो वही बनाएगा ना जिस पे आता है। अब मुझे कहने लगे कोई ऐप बना दो, तो मेरे पे तो नहीं आता यार ऐप बनाना, ऐप चलाना जरूर आता है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, चला लिया भाई साहब ऐप। किस किसने डाउनलोड कर लिया ऐप, किया है डाउनलोड? एक बच्चा कह रहा है सर इतना सिंपल सा ऐप बना दिया। ये कह रहा है प्यार हो गया मुझे ऐप से। मैंने कहा अच्छा जी, क्योंकि यार कई सारे जैसे मैंने ऐप देखे थे ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होते थे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ का, मैंने सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड करवा दी उसमें। मैंने कहा यहाँ पे जाओ, अपनी क्लासेस देख लो, यहाँ पे जाओ पीडीएफ देख लो, यहाँ पे जाओ अपना क्विज दे लो, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सामने ही है बिल्कुल। ठीक है, कहीं घुस घुस कर कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गांव में बुजुर्ग भी कोई खोल ले तो आराम से इसको चला ले। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें कह रहा है कि सर मैंने पापा जी को दिखा, मेरे पापा जी ने चला दिया एप्लीकेशन। मैंने कहा चलो सही है, एंजॉय करो। तो सही है यहाँ पर। तो इस चीज़ों को आसान बनाने से क्या फ़ायदा होता है, आसान बनाने से फ़ायदा होता है कि इंसान कोई भी यूज़ कर सकता है उसको, तो आसानी से आप लोग यूज़ कर पा रहे हो उसको। तो ये होता है बेसिक तरीका। ठीक है, तो कैसा लगा आर्टिकल बताना जरूर, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, और बाकी फीडबैक दे देना कैसा लगा। इसके साथ में ये हो गया कंप्लीट आर्टिकल। क्वेश्चन किसका सही था ये और जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये सेकंड कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा। ये ऊपर लिखा हुआ है द हिंदू, और ये जो लाइन है ये द हिंदू की है कि नो बार ऑन कॉन्टेस्टिंग 2 सीट इन 1 पोल। तो ये टाइटल जो है द हिंदू के द्वारा है। ठीक है, ये जो नीचे वाला टाइटल है कि सुप्रीम कोर्ट जंग्स प्ली टू स्टॉप कैंडिडेट फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम 2 सीट, दोनों का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पर्टिकुलर प्ली जाती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं,
और वो ये बोलते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को 2 सीट से इलेक्शन लड़ना है तो ये हमारे पाले की बात नहीं है, ये पार्लियामेंट के पाले की बात है। यानी कि एक तरीके से वो नहीं कहते कबड्डी खेलते तेरा पाला कि मेरा पाला, तो पार्लियामेंट के पाले में ये गेंद फेंक दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो देखेंगे इस काम को। तो यहाँ पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एक ऐसी ही हेडिंग जो थी वो थी इंडियन एक्सप्रेस की, वो मैं लगाना भूल गया वरना वो भी लगा देता। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर कौन सा न्यूज़पेपर कवर करें। यार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना वो हर एक न्यूज़पेपर में कवर किए जाते हैं, तो आप लोग ये मत देखा करो कौन सा न्यूज़पेपर कवर करना है, जो भी आप लोग के पास में आता है आप लोग उसको देख लो। पर लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो फॉलो कर रहे हो तो फिर करंट अफेयर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर आप लोग अपने मजे के लिए पढ़ सकते हो, वो एक अलग बात है, पर लेकिन करंट अफेयर की टेंशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी टेंशन तो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर लगता है कि एटलीस्ट एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, उससे आप लोग की रीडिंग स्किल जो है वो अच्छी बनी रहेगी, तो SLV पीडिया के नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जाकर आप लोग जो है डेली एक एडिटोरियल कम से कम पढ़ सकते हो। तो वो आप लोग की रीडिंग एबिलिटी जो है पढ़ाएगा, जो आप लोगों का सीसेट के अंदर में कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन होता है वो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग करेगा। तो कम से कम अपनी एक अच्छी आदत बनाओ पढ़ने की, और वैसे तो पढ़ने की आदत बनी रहती है, इतनी NCERT वगैरह सब बुकें पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है GS पेपर 2 पॉलिटी के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग खुद सोचो, मान लीजिए जैसे UPSC का पेपर हो रहा है, ठीक है थोड़ा सा कनेक्ट करके चलना। UPSC का प्रीलिम्स है और बेसिकली UPSC के अंदर में आप लोगों को बोला जाए कि UPSC का प्रीलिम्स जो है आप लोग 2 बार दे सकते हो, ठीक है। अब जो भी क्लियर हो जाएगा या फिर जिसमें भी ज़्यादा नंबर आएंगे वो आप लोग मान के चलना, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए मेंस के पेपर आप लोगों को 2-2 बार देने का मौका दे दिया कि ठीक है एक सेंटर पर दे लो फिर दूसरे सेंटर पर जाके दे लेना। अब जिस भी पेपर में आपके अच्छे नंबर आएंगे वो काउंट कर लेंगे। तो इसमें आप लोगों को कैसा लगेगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा। यही सेम काम करते हैं हमारे देश में पॉलिटिशियन को हमारे देश में बेसिकली ये पावर मिली हुई है पर्टिकुलर कानून के तहत कि आप लोग जो है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने इलेक्शन लड़ सकते हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप लोग दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2014 में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से भरा गया, एक गुजरात से भरा गया था और दूसरा यूपी से भरा गया था। तो यहां पर जब ये जीत गए तो गुजरात वाली इन्होंने छोड़ दी, यूपी वाली अपनी रखी। ऐसे ही यहां पर जो राहुल गांधी जी उनके द्वारा एक जो भरा गया था वो यूपी से भरा गया था और दूसरा केरला से भरा गया था। यूपी वाली हार गए थे और केरला वाली जीत गए थे, तो इन्होंने अपनी केरला वाली बेसिकली थी साथ में, ठीक है। तो होता क्या है यहां पर, अब जो पर्टिकुलर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक इंसान गए, उन्होंने बोला कि आखिर इतनी पर्टिकुलर इनको लिबर्टी क्यों दे रखी है पॉलिटिशियन को कि इनके पास में 2-2 सीट से लड़ने का एक हक इनको या पावर इनको मिली हुई है। जब एक इंसान को वोट डालने की बात आती है, अब हम तो नहीं कि आज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने कल को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वोट डाल ले, हमको तो नहीं है ये फ्रीडम, हमको तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में डालनी है। इवन कहीं काम भी अगर हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में, मान लीजिए हम लोग काम करने गए हैं किसी दूसरे स्टेट के अंदर में, हम रहने वाले हैं आज की डेट में मान लीजिए मध्य प्रदेश के और हम लोग पहुंचे हुए हैं मान लीजिए तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। तो हमारे पास में तो नहीं है कि इस तरीके से कि हम लोग तमिलनाडु में वोट डाल दें या फिर हम पहुंच गए गुजरात में कि गुजरात में वोट डाल दें, ऐसा तो नहीं है हमारे हाथ में। हमको तो वोट भी डालने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आना पड़ेगा, इतना भी नहीं कि वहां से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डाल दें। तो फिर यहां पर इनको इतनी पावर क्यों दे रखी है, तो ये बात बोली गई यहां पर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बड़ा ही एक अच्छा पॉइंट है जिसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए समाज के अंदर में। क्योंकि आप लोग खुद सोच के देखो, एक पर्टिकुलर पर्सन ने जब एक इलेक्शन लड़ा एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को उदाहरण के तौर पर ही दो, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ही ले लेते हैं फिलहाल के टाइम पर। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरात से अपना जो है बेसिकली पर्चा भरा और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने उत्तर प्रदेश से अपना पर्चा भरा। अब जब ये जीत कर आए यहां पर गुजरात से भी जीत गए और उत्तर प्रदेश से भी जीत गए, तो फिर इनके द्वारा ये जो गुजरात वाली सीट है ये खाली छोड़ दी गई। यानी कि एक तरीके से इसको यहां पर इन्होंने उससे अपना एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि एक अपना बेसिकली पर्चा वापस लिया, फिर कह दो कि मतलब छोड़ दी उस सीट को, अपना एक सीट रखनी होती है एक इंसान को पार्लियामेंट के अंदर में। तो इन्होंने अपनी बनारस वाली सीट जो है वो अपनी रख ली। अब ये सोचो कि यहां पर जो इलेक्शन हुए वो तो दोनों जगह साथ में हुए थे। अब पार्लियामेंट में टोटल मेंबर चुनकर गए, यहां पर जो भी पार्लियामेंट की जो रिक्वायरमेंट थी सारे अपने अपने एरिया से चुन कर आए सारे मेंबर। अब जिस पर्टिकुलर एरिया में गुजरात से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वडोदरा की सीट से जो वहां पर इलेक्शन लड़ रहे थे, अब वो पर्टिकुलर जो सीट थी वो पर्टिकुलर सीट जो है वो खाली हो गई। सोचो वो खाली हो गई। अब वहां पर 6 महीने बाद इलेक्शन, मतलब 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो गए, पर लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि पार्लियामेंट में उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट नंबर 1 ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया कि उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2,
अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को फिर से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को पैसा लगेगा, इलेक्शन कमीशन की अरेंजमेंट लगेगी। तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एक्सपेंस जो है, यानी कि पैसा जो है और ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको फिर से यहाँ पर यूटिलाइज करना पड़ रहा है, और टाइम जो है वो अलग से यहाँ पर देना पड़ रहा है, और उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन तो वहाँ पर हो ही नहीं रही है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो इस पर्टिकुलर चीज के मैक्सिमम नुकसान ही है, यानी कि नेगेटिव चीजें आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। पॉजिटिव्स अगर आप लोग लेने बैठोगे तो ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव जो है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए फायदेमंद है कि हाँ, अगर वो एक जगह से हार गया तो कम से कम दूसरी जगह से उसको मौका है कि यहाँ से भी जाकर यार वो कम से कम अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो कंटिन्यू रख सकता है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर यानी कि सांसद के तौर पर, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक के तौर पर, तो उसके लिए फायदेमंद है। पर देश के हित में अगर बात करें, देश के हित में तो नहीं है ये पर्टिकुलर एरिया, जनता के हित में भी नहीं है, क्योंकि टैक्स पेयर की मनी ही खर्च हो रही है कहीं ना कहीं। जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे तो उनके भी हित में नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर जो इंसान गया पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर में, तो वो अपनी जगह सही था। उसने बोला कि यार ऐसी चीजें हैं, पर लेकिन कोर्ट ने बोला कि यार हम इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने उसकी याचिका खारिज कर दी, और याचिका खारिज करने के बाद में बोला कि ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट इसके ऊपर चाहे तो कानून बना सकती है और नहीं चाहे तो वो अपने हिसाब से इसको लेकर चल सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर यहां पर बोलता कि हाँ यार ऐसा कुछ कर देते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगने स्टार्ट हो जाते। क्यों? ये कहते सुप्रीम कोर्ट तो एक तरीके से लेजिस्लेटिव के पाले में आकर गुजरा है। ये भी तो बातें होती है ना बार बार, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, बेसिकली एक पर्टिकुलर शब्द आप लोगों ने सुना होगा, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट की सोवरेनिटी। यानी कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे देश में सोवरन है, यानी कि उसके ऊपर कोई बैठा नहीं है, वो अपने कानून जो है जो भी देश के हित में है वो खुद से बनाकर चलेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुद्दा यहां पर यह निकल कर आता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है अगर बात करें, और ये सारा जो मुद्दा आता है ये लेजिस्लेटिव के डोमेन में आता है। यानी कि अगर कोई कानून देश में बनना है तो हमारे सांसद बनाएंगे, और उनको बेसिकली यहां पर काम करना है। कानून बनाने का काम जो है वो जुडिशरी का नहीं है। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर बोली गई। तो ये किसका हो गया? जुडिशरी का काम नहीं है, ये हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं उनका काम है ये बनाने का। अब अगर यहां पर ऐसा कुछ करना है तो कहां पर जाकर चेंज करना पड़ेगा? तो ये याद रखिएगा, हमारे देश में कानून है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी कि एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का। तो उसके अंदर यहां पर आप लोगों को जाकर चेंज करने पड़ेंगे। उसका सेक्शन है 33, सेक्शन 33 के अंदर जो 7 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का, ये यहां पर बेसिकली पावर देता है कि आप लोग 2 सीट से इलेक्शन लड़ सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी 2 सीट है, यहां पर 2 सीट लगा दी गई है, पर लेकिन इससे पहले 2 सीट से भी ज्यादा से लड़ सकते थे आप लोग। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, एक बार अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के द्वारा यहां पर 3 सीट से इलेक्शन लड़े गए थे। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? और इसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था। अभी रिसेंटली मैं क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवाऊंगा। अगर ये बात आप लोग जानते हैं जो मैंने अभी बोली है, तो वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है वो यहाँ पर कहता है कि आप लोग हाँ एक तरीके से कई सीट से इलेक्शन लड़ सकते हो, पर लेकिन पहले ये ज्यादा था, अभी यहाँ पर क्या हो गया, अभी उसको घटाकर हम लोगों ने 2 सीट कर दिया है। इस पर्टिकुलर मुद्दे पर अब सरकार क्या कहती है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी वो बातें बताता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, थोड़ा सा आप लोग इनको समझकर चलिएगा। जो भी बातें बोल रहा हूं सारी की सारी नोट्स की फॉर्म में मिल जाती है आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग बस सुनते हुए चला करो सारी चीजें, फिर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि लिखा हुआ तो सारा ही है, पर समझ में आ गया तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को रहेगी। अभी जब बात करते हैं सेक्शन, यहाँ पर हम लोग 33 जो सेक्शन है इसका जो यहाँ पर बेसिकली 7वां पार्ट है। सरकार ने ये बोला कि अब से पहले जब से ये सेक्शन हम लोग लेकर नहीं आए थे, कोई भी कैंडिडेट कितनी भी सीट से इलेक्शन जो लड़ सकता था, यानी कि कोई उसके ऊपर बेसिकली बार नहीं थी। तो 2 सीट जो यहाँ पर डाली गई हैं ये रीजनेबल एनफ है कि हाँ इससे ज्यादा कम उसको नहीं करना चाहिए। यानी कि सरकार का या फिर गवर्नमेंट का या फिर जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं या फिर जो अपोजिशन भी है, उनका ये मानना है कि कम से कम 2 सीट तो हम लोग को मिलनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर अटेम्प्ट मिलना चाहिए? लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगते थक जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलता है कई बार, और यहाँ पर 2-2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, वो भी एक ही पेपर के अंदर में। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, जबकि वोटर को अधिकार नहीं मिल रहा है 2 जगह वोट डालने का। तो आप लोग ही क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताना। अब एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसके ऊपर बातें बोली गई है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके ऊपर मुद्दा बोला था कि यहां पर देखो ये जो चीजें चल रही हैं इसके अंदर में अमेंडमेंट होना चाहिए। रीजन क्या है, उनके द्वारा भी सही बात बोली गई कि अगर कोई इंसान जो है वो 2 सीट से चुनकर आ रहा है, अगर वो 1 सीट से हार जा रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 1 सीट पर जिससे वो हारा है कोई और जीत कर आ गया और 1 सीट से वो जीत कर आ रहा है, तो ये नॉर्मल इलेक्शन हो गया, इसमें कोई भी इशू नहीं है। पर लेकिन अगर वो दोनों सीट से जीत जाता है तो फिर हमको वहां पर क्या करवाने पड़ते हैं, हमको वहां पर बाई इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो जो बाई इलेक्शन करवाने पड़ते हैं उस बाई इलेक्शन में हमारा टाइम भी खर्चा होता है और हमारा जो बेसिकली एक्सपेंस भी लगता है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए या तो इसको मुद्दे को चेंज कर दो कि वो 2 सीट की जगह 1 सीट से लड़े, और अगर उसको फिर भी 2 सीट से लड़वाना ही आप लोगों को, इसको चेंज नहीं करवाने हो, तो इसका खर्चा जो है वही कैंडिडेट देगा जो 2 सीट से लड़ेगा। यानी कि 5 लाख वो डिपॉजिट करेगा पर्टिकुलर पर्सन। उस पर्टिकुलर पर्सन अगर वो असेंबली में 2 सीट से जीतता है, यानी कि अगर वो 2 सीट से जीत कर आता है, क्योंकि एक खाली छोड़ेगा फिर बाई इलेक्शन होंगे, तो 5 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे। पर लेकिन अगर वो यहां पर लोकसभा के लिए 2 सीट से इलेक्शन लड़ता है तो उसको ये खर्चा जो है वो 10 लाख देना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो है वो इस चीज से खुश नहीं है कि इंसान जो है वो 2-2 सीट से इलेक्शन लड़कर आ रहे हैं। ये बात आप लोग यहां पर समझ लेना। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि ये एक तरीके से रिसोर्सेज का यहां पर वेस्टेज आप लोगों ने बोल दिया, जैसे यहां पर, ठीक है। तो सारी बातें मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं अब क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये होगी कि ये रिसोर्सेज का वेस्टेज हो गया, रिसोर्सेज के साथ में टाइम का वेस्टेज हो गया। अब खुद सोचो, अब पैसे की भी बात बोल दी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। एक अमीर कैंडिडेट है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख रुपए में क्या जा रहा है। लोग जो है कहीं पर आज के डेट में अगर भर्ती होने जाते हैं उनसे पता नहीं कितने कितने पैसे मांग लेते हैं, जब घूसखोरी चलती है तो आराम से इंसान दे देता है क्योंकि जॉब लग रही है। और यहां पर तो पॉलिटिशियन बन रहा है, ये कहते हैं कि जो एक तरीके से इंसान के हाथ में पावर आ जाए फिर पैसे की कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जितने सारे अभी रिसेंटली कई सारे केसेस निकल कर आते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर ये होगी कि इंसान जो है उसको पैसे अगर देने भी पड़ गए तो भाग भाग कर दे देगा, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर जिसके पास में नहीं है वो क्या करेगा, कोई गरीब कैंडिडेट है अगर, तो ये एक तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, कैंडिडेट मे नॉट बी एबल, एक तरीके से आप लोग खुद सोचो, जब वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहां पर बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर बार बार प्रमोशन करेगा, तो ये भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल सकती है। यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सारी चीजें बता पाएगा, दूसरी को बता नहीं पा रहा है, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और इसी के साथ में ये चीजें आप लोग देखते हैं, सेक्शन अगर 33वां जो है उसका, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का, ये अलाउ करता है कैंडिडेट को 2 सीट से यहां पर लड़ने के लिए। और सेक्शन जो 70 है यहां पर, वो बार करता है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि खुद इसी पर्टिकुलर कानून के अंदर में एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन करते करते यहां पर बातें लिखी हुई है। यानी कि आप लोग 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट जब नहीं कर सकते तो भाई साहब 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ क्यों कर रहे हो, ये तो बता दो हमको एक बार के लिए। ये फिर क्यों ही कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। वोटर को भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई साहब अगर ये पता चला हमारे यहाँ से जीता, पता चला कहीं और से हार गया तो सही है, पता चला हमारे यहाँ से हार गया तो फिर क्या दिक्कत रह जाएगी यहाँ पर। देखो तो वोटर भी कंफ्यूज होते हैं कि इसको वोट दें कि ना दे, पता चला ये 2 से लड़ रहा है भाई साहब, पता चला हमारे यहाँ से, पता चला दोनों जगह से जीत गया, हमारे वाली छोड़ के चला गया बंदा, तो हम क्या करेंगे। तो वोटर के साथ में कंफ्यूजन भी है, और वोटर को आप लोग यहाँ पर एक तरीका बोल सकते हो कि ठगा ठगा फील करते हैं कि 2 जगह से जीत गया, हमारी छोड़ के चला गया, वोट तो हमने भी दी थी, वो वाली बात यहाँ पर है, ठीक है। और इसी के साथ में करप्शन की बात आती है, जब इंसान 2-2 जगह से जाकर लड़ेगा ना तो पैसा लगेगा, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो वो निकाल कर लेकर आएगा, तो फिर ज्यादा से ज्यादा वो आगे काम करने की, करप्ट एक तरीके से करप्शन की बात एक तरीके से सोचेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसका मकसद ही बस यही है कि किसी तरीके से पॉलिटिशियन बना रहे वो, ठीक है। तो इसको तो डेमोक्रेसी को थ्रेट के तरीके से भी देखा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है ये एक तरीका कहीं ना कहीं। जो प्रिंसिपल है फेयर एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हो तो आप लोग दे नहीं रहे, तो बिल्कुल ऐसी है कि कुछ कैंडिडेट को यूपीएससी में जो है बेसिकली मान लीजिए जनरल कैटेगरी का ये बंदा, एक कैंडिडेट को जो है उसको 2 बार एग्जाम लिखवा दिया आप लोगों ने, ठीक है, और एक कैंडिडेट जो है वो 1 बार ही एग्जाम दे रहा है। तो यहां पर क्या ये सही है? आप लोग खुद सोचो, आप लोग इस तरीके से कैसे इसको देख पा रहे हो जब आप लोग खुद अपने लेवल पर आप लोग इसको देख रहे हो। तो कोई भी इसको किसी भी तरीके से सही नहीं बोल रहा है, जितने भी सारे पॉइंट है बस वो फेवर में पॉलिटिशियन के जा रहे हैं कि हाँ पॉलिटिशियन अगर चाह रहा है 2 से जगह लड़ रहा है तो हाँ बस सही है उसके लिए, वरना तो कोई भी बात इसमें सही नहीं लग रही। मुझे तो पर्सनली नहीं लग रही है, ठीक है। आप लोगों को कोई और ऐसी बात पसंद आ रही हो कि हाँ यार ये चीज़ है, होनी चाहिए, हमारा फेवरेट पॉलिटिशियन है, जीत कर आना चाहिए, तो यार वो एक अलग बात है, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो गई है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखें, जब हमारे पास में एक बार हम लोग एग्जाम देने का मौका रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर उसमें जब एग्जाम होता है उसमें तो नहीं हम 2 जगह दे दे। मान लीजिए आप लोग एसएससी के एग्जाम होते हैं जब, ठीक है, 2-3 दिन तक लगातार होते हैं, ठीक है, आप लोग ऐसा तो नहीं आज इस सेंटर पे दे लो, कल को जाके दूसरे सेंटर पे भी कहीं एक और बार एग्जाम दे लो, ऐसा थोड़ा ना होता है। उस पर्टिकुलर एग्जाम में एक ही बार आप लोग को एग्जाम देने के लिए दिया जाता है। वोट डालने का भी सेम फंडा है।
तो फिर ये क्यों नहीं है यहाँ पर, तो ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह से ये कह रहा है कि देखो यार उनको देखने दो, वरना फिर ये हमारे ऊपर नाचने लगते हैं आकर कि तुम हमारे अंदर आकर हमारे एरिया में कैसे घुस रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ही बेचारा थोड़ा सा शांति बैठ गया कि जब ये अपना सुधार लेंगे तब बात करते हैं इसके बारे में। अब मैं आप लोगों को यूपीएससी का खेल दिखाता हूं। यूपीएससी ने आप लोगों के साथ में किस तरीके से खेल किया, यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाया। यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने का लेवल ना आप लोगों को नेक्स्ट लेवल का नजर आएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी 2021 में प्रीलिम्स में पूछा गया। ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब ऐसा का ऐसा ही कॉपी किया गया है यूपीएससी के पेपर से। अब देखना कंफ्यूज कितना किया जाएगा। आप लोगों को ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। मैं तो ये बोलूंगा एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ लेना और फिर उसके बाद में आप लोग आगे देखना, तो और मजा आएगा आप लोगों को समझने में, क्योंकि खुद से ट्राई कर चुके होगे। ठीक है, ट्राई करो चलो एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ओके किया। अब बात करते हैं। बात की जा रही है यहां पर कि अगर अपने देश के बारे में बात करें, बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कैंडिडेट को यहां पर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़ने से रोके। ऐसा कोई भी कानून नहीं है। पहली स्टेटमेंट में ये बोल दिया गया है। ठीक है, यानी कि कितनी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं, 3 से भी लड़ सकते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में ये बोल दिया गया। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया, 1991 में लोकसभा के अंदर में श्री देवीलाल के द्वारा 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया गया। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया कि एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ द कैंडिडेट अगर एक या एक से जगह सीटों से अगर इलेक्शन लड़ता है तो उसकी पार्टी या फिर वो जो है उसका जो एक तरीके से जो पर्टिकुलर खर्चा वहां पर हुआ है वो उसका बेसिकली खर्चा वो बियर करेगा, उसको खर्चा देना पड़ेगा अगर वो विनिंग सीट को छोड़कर जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 3 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है। ऑप्शन देख के इतना तो समझ में आ गया कि तीनों की तीनों करेक्ट नहीं है। ठीक है कोई सी ना कोई सी इनकरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब पूरा जो खेल खेला गया है वो यहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में खेला गया है। अभी मैंने आप लोग क्या बताया कि हमारे देश में 2 सीट पर से कोई इलेक्शन लड़ सकता है, तो उसके हिसाब से देखें तो कोई कानून है। जी हाँ कानून है। अगर सोचो किसी ने क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रखा है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है, वो कैंडिडेट क्या सोचेगा कि यार बोला गया कि हाँ कोई बार नहीं है इसलिए इन्होंने लड़ लिया, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है। पर लेकिन ये 1991 की बात की जा रही है, जो बार लगाई गई है वो रिसेंटली अभी लगाई गई है 1996 के बाद में। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर, तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई और ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो गई। नॉर्मली देखा जाए तो बोलते हैं 2 सीट से इलेक्शन लड़ रहा है। अगर नॉर्मल इंसान होगा जिसने पढ़ा नहीं होगा तो वो इसको गलत करेगा कि हाँ यार ये गलत हो गई। ठीक है, बाकी जो बात मैंने बोली अभी यहां पर इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं कि ऐसा कर दो, ऐसा अभी कोई कानून है नहीं यहां पर कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, तो अभी सोचा जा रहा है इस पे। ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर क्या है, आंसर यहां पर बी हो गया, यानी कि जो स्टेटमेंट सब सोच रहे थे गलत होगी वही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट निकल कर आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आप लोगों से पूछती है। तो जब टॉपिक को आप लोग ढंग से तैयार करते हो ना तो फिर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो कभी भी आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। कॉमन सेंस का साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर 2017 में, बिल्कुल कॉमन सेंस है प्योर। अगर आप लोग नॉर्मली भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करता है और आप लोगों ने मेरा पॉलिटिकल लेक्चर पढ़ा होगा इलेक्शन के बारे में, तो इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से आप लोग करेक्ट और आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। बोला क्या गया, बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 5 मेंबर की बॉडी है। क्या आप लोगों को लगता है 5 मेंबर की बॉडी है? कितनी बार आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई जा चुकी है, कितने मेंबर की बॉडी है बताइए चलिए। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर ये बोला गया है, और ये स्टेटमेंट तो अगर आप लोगों ने जो मूवी देखी होगी प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी गंगाजल, जो सेकंड पार्ट बेसिकली आया था, पहली में तो अजय देवगन थे, ठीक है, दूसरी प्रियंका चोपड़ा थी, उसमें ये बिल्कुल सीन है जब आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ना आचार संहिता लग जाती है, तो उसमें बोला जाता है कि अब ये इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो है एक तरीके से डेट अनाउंस कर दी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। अब भाई साहब अब यहां पर इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अब ये फुल पावर में है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है, ना कि सरकार के कंट्रोल में है तो बात थी यहां पर। तो यूनियन जो होम मिनिस्ट्री है वो डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल। अगर सोचो यहां पर खुद ही कॉमन सेंस है, अगर होम मिनिस्ट्री इलेक्शन के शेड्यूल डिसाइड करने लगे तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहेगा? बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग दूसरी बोल दोगे एकदम गलत है। अगर आप लोग कॉमन सेंस यूज करोगे ना, दूसरी गलत है, तो भाई साहब कुछ भी आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, आंसर आप लोगों का डायरेक्ट निकल गया। यानी कि कॉमन सेंस मांगती है यूपीएससी आप लोगों से कि कॉमन सेंस दिखाओ और मार्क्स लेके चले जाओ। तो यहां पर ये बिल्कुल साफ साफ कॉमन सेंस आप लोगों को नजर आ गई यहां पर। तो सोचो आप लोग यहां पर, तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका डी हो गया। कंफ्यूजन है कोई तो बताना। प्यारा सा और डिफरेंट सा क्वेश्चन है, चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करा देता हूं। ओरिजिनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है वो कैंडिडेट को अलाउ करता था कि अप टू द 2 सीट से आप लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। सेक्शन 337 जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का कैंडिडेट को अलाउ करता है कॉन्टेस्ट करने के लिए 2 सीट से।
सेक्शन 70 जो है वो बार करता है कैंडिडेट को एक तरीके से कि फ्रॉम 2 सीट से वो रिप्रेजेंटेशन अपनी नहीं दे सकता, एक सीट उसको रखनी पड़ेगी, एक छोड़नी पड़ेगी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। आप लोग क्या लगता है कौन सा आंसर यहां पर होगा? अभी मैंने आप लोग क्या पढ़ाया कि ओरिजिनली तो कितनी से भी लड़ सकते थे भाई साहब, यहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अगर ये बात आप लोगों को पता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो आंसर आप लोगों के सामने निकल कर आ गया। ऐसे यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछती है, तो ये ऐसे तैयारी करो तो आप लोगों को लगता है कि एग्जाम में आप लोग गलत करोगे, हो ही नहीं सकता। ये होता है तैयारी करने का तरीका, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करवा दिए यहां पर, और एक है यूपीएससी के द्वारा मेंस में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि इवोल्व हुआ है वो, तो उसके बारे में आचार संहिता जो एक तरीके से आदर्श आचार संहिता है उसके बारे में यहां पर पूरा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। तो इस तरीके से अगर चीजों को लेकर चलोगे तो बेसिक भी कवर हो गया, आप लोगों को कॉन्सेप्ट का पता चल गया, करंट का पता चल गया, इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया पहले कौन सा कानून था, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए वो भी आप लोग अटेम्प्ट करा दिए, जो कि आसान तरीके से आप लोगों की समझ में आ गया, क्वेश्चन बनाकर भी आप लोगों के लिए कवर करा दिए, और यहां पर आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग भी होगी। तो ये तरीका है चीजों को करने का, इस तरीके से करोगे तो कभी मार नहीं खाओगे, चाहे एग्जाम हो चाहे लाइफ हो, है कि नहीं। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो हर जगह, ठीक है। बताना कोई डाउट हो तो बताना, और बाकी कैसा लगा फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। दोस्तों एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम कुसुम। सुनकर क्या लग रहा है? पीएम कुसुम मतलब नाम क्या है सुनकर कि हाँ KUSUM कि क्या होगा पीएम कुसुम, ठीक है। तो कुसुम कोई लड़की का नाम है, प्राइम मिनिस्टर के नाम के साथ में जोड़ के तो स्कीम बना दी, कुछ ऐसा कुछ है क्या? समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, और स्कीम जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जीएस पेपर 2 के अंदर में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम के साथ में। वैसे तो ये इन्वायरमेंट का भी इशू बन जाता है यहाँ पर, तो जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। 2022 में हमारे देश के अंदर में यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से डेडलाइन थी पीएम कुसुम स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल के द्वारा इंस्टॉल करने की 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी इन रूरल एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ पर हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लोकसभा के अंदर में इसका आंसर दिया गया है कि हाँ ऐसा कुछ चल रहे हैं, ये यहाँ पर 2026 तक का टारगेट को अचीव करने की बात की जा रही है, ठीक है। ये जो पीएम कुसुम स्कीम है, पहले तो आप लोगों को कुसुम की जो है फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका मतलब किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, यानी कि यहाँ पर किसानों को सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने की बात की गई। आप लोग खुद सोचो, आप लोग किसी ऐसे एरिया में हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, अब वहां पर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों के खेत हैं, खेती बाड़ी आप लोग करनी है, और नहर का पानी आता है या फिर रजभा जो रहता है बेसिकली उसका पानी आता है, जो लोकल एरिया में नहर को रजभा बोल देते हैं कई बार, ठीक है। जो पानी मतलब नहर से आता है बहता हुआ, वो आप लोग बोल सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में सोलर पैनल लगा दिए जाएं अगर, और सोलर पैनल लगाकर अब वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। तो सोलर पंप बेसिकली आप लोग इनको बोल सकते हैं। ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी की आप लोगों ने लाइन खींची वहां पर, ना कोई खंबे लगाए, ना कोई ट्रांसफार्मर रखा जाकर, आराम से काम निपट गया आप लोग का पीएम कुसुम जो यहाँ पर इस स्कीम के तहत में हुआ कि नहीं, आप लोग ये बताओ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो पीएम कुसुम जो है यहाँ पर ये स्कीम हमारे देश के अंदर में कब लॉन्च की गई थी, क्या क्या इसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं, मैं सारी आप लोगों को बताता हुआ चलता हूँ। पीएम कुसुम जो स्कीम है यहाँ पर, ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही चल गया, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये तो आप लोगों को यहाँ पर इसका नाम पता चल गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल और एनर्जी के अंडर में आती है। तो MNRE जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। ये जो इनिशिएटिव है ये 2019 में लॉन्च किया गया था हमारे देश के अंदर में। ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझना कि यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, और इसके तहत में सोलर पंप जो हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं, सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करके ऐसे पंप लगाए गए, और इन पंप के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर कर यहाँ पर पानी निकाला गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो पंप थे इनको ग्रिड के साथ में कनेक्ट करने की बात की गई। मतलब आप लोगों ने अपने घर में क्या किया, सोलर पैनल लगा लिए। अब सोलर पैनल लगाकर आप लोगों ने दबाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी। वो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को जो चाहिए, मान लीजिए आप लोगों को यूज करनी है 200 यूनिट,
ठीक है, पर लेकिन आप लोगों ने जनरेट कर दी यहाँ पर 250 यूनिट। अब जो 50 यूनिट है वो आप लोगों से एक्स्ट्रा जनरेट हो गई। अब वो ग्रिड की कनेक्टिविटी के तहत आप लोग ग्रिड में उसको सप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर उस एनर्जी का इस्तेमाल जो है आप लोग सोच सकते हो कि आप लोगों ने एक तरीके से सप्लायर बन गया आप लोग अपने यूज करने के साथ साथ में। तो या तो फ्यूचर में आप लोगों को एनर्जी चाहिए, आप लोगों को बिजली चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगी, आप लोगों का पैसा भी नहीं लगेगा। या फिर आगे चलकर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई बेच रहा है तो उसको पैसा भी मिल सकता है, तो एक एक्स्ट्रा रिवेन्यू सोर्स भी यहाँ पर निकल सकता है। सोचो जिस एरिया में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, जिस एरिया में हम लोग सिंचाई के कोई साधन नहीं ला पा रहे थे, उस एरिया में हम लोग ऐसा सिस्टम जनरेट करके चले गए जहां पर यहां पर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर ही कर रहे हो, साथ में कमाने का यानी कि एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर दिया किसानों के लिए। कैसा लगा यहां पर? तो ऑब्जेक्टिव यही है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देना और दूसरी साइड में यहां पर वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देना किसानों को। तो ये पर्टिकुलर स्कीम है जिसमें सोलर पंप का इस्तेमाल किया गया। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं और फार्मर्स के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल की बात आप लोग यहाँ पर देखने को मिली। तो ये एक तरीके से कैसा लगा ये पर्टिकुलर स्कीम कि एक तरीके से आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात यहाँ पर होगी। ठीक है, ये कई सारे आप लोग खुद सोचो अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर स्कीम उन एरिया में इंप्लीमेंट किया जाए, जैसे राजस्थान के अंदर में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस देखने को मिले। राजस्थान के अंदर में पायलट बेसिस पर यहाँ पर इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन की वहाँ पर बात की गई। तो इसके चलते अलग अलग एरिया राजस्थान हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इवन। आप लोग खुद सोचो जैसे कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में खंबे लगाने के बाद में वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भेजना कितना ज़्यादा टफ काम होता है ना, वहां पर ढांचा क्रिएट करना। सोचो सोलर पैनल लगा दो वहां पर, भाई साहब बैटरी रखो अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। तो ये एक इजी सॉल्यूशन है। पर लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, जो बैटरियां बन रही है ना, ये मैक्सिमम हम लोगों को बाहर से लेकर आनी पड़ती है, लिथियम आयन बैटरी जो मैक्सिमम देखने को मिलती है। इसलिए सरकार ने अभी यहाँ पर बोला है कि हमारे ही देश में बजट के अंदर में बातें बोली गई कि अगर लिथियम आयन बैटरी अगर आप लोग जनरेट कर रहे हो तो उसके ऊपर कम से कम जो है बेसिक ना के बराबर या फिर बिल्कुल खत्म जो है टैक्स किए जा रहे हैं, और बाहर से जो मटेरियल खरीद कर लेकर आओगे उसके ऊपर भी ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, तो सरकार इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर कर रही है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितने सारे इसके तहत यहाँ पर काम किए गए, कितने फार्मरों को फायदा पहुंचा। तो उसका एक छोटा सा डेटा है यहाँ पर कि इतने सारे जो बेसिकली 27.5 लाख सोलर जो वाटर पंप यहाँ पर लगाए गए। ठीक है, 17.5 पंप जो हैं वो इंस्टॉल किए गए ऑफ ग्रिड। इसी के साथ में कितने सारे पंप जो हैं उनको कैसे कनेक्ट किया गया, ये डेटा बस हल्का सा ये है कि हाँ ये स्कीम जो है वो काम कर रही है अच्छे से। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ कहाँ कहाँ पर कितना लगा दिया, हल्का सा इतना याद रखिएगा कि ठीक है पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लीडिंग स्टेट है जो इसका फायदा उठा पा रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। अब फायदा क्या क्या हो रहा है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, सबसे बड़ी बात तो ये कि एनर्जी की एक्सेस मिल जा रही है, जहां पर खंबे नहीं थे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरा, ये एक तरीका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं से सोलर पंप खरीद कर लेकर आ रहे होंगे, लगा रहे होंगे ना, लगाने वाले ही पैसा लेगा और खुद किसानों को यहाँ पर जो सोलर ग्रिड में बेचकर खुद अपना भी यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। इसको मेंटेन करने इंस्टॉल करने में सब में यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा लगता है। तो वो सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, लॉजिस्टिक इशू, यानी कि सोलर प्रोजेक्ट ले जाना लाना लगाना ये आसान काम नहीं है, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करानी पड़ रही है। जहां जहां पर लगा रहे हैं वहां पर वाटर टेबल कैसी है, यानी कि पानी किस लेवल पर है वहां पर, तो ये भी काफ़ी खतरनाक चीज़ है क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गहराई में से पानी निकाल पाएगा। तो जहां पर पानी ठीक लेवल पर होगा वहीं से ही काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कितने अच्छे से रेगुलेट कर रहे हैं, करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है जब कोई ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती हैं, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आते हैं। यानी कि हर सिक्के के यार दो पहलू हैं, तो कौन सा आप लोग देख पा रहे हैं वो आप लोग समझिए, बाकी ऐसी चीज़ें आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी और इन सब चीज़ों से रिलेटेड 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जो कि आप लोगों को सोलर एनर्जी से रिलेटेड देखने को मिलेगी। क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज कर एक बार दिल से अटेम्प्ट कर लेना, फिर बाकी मैं बताता हूँ। बोला गया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 के टाइम पे। अलायंस जो है वो इंक्लूड करता है ऑल द मेंबर ऑफ जो कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन की हैं। ये तो आप लोग मतलब देखते ही बता दोगे क्वेश्चन सही है गलत है
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देश है, पहले उन्होंने बोला था कि इन्हीं को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि दुनिया को सबको कनेक्ट करके यहाँ पर चलना है। अब आराम आराम से जुड़ रहे हैं, तो यूएन के सारे मेंबर तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो कॉमन सेंस की स्टेटमेंट आप लोग तुरंत यहाँ पर इसको एक तरीके से बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। ऐसे पिद्दी से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो अगर पता होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर जो कुसुम है यहाँ पर, ये पीएम कुसुम जो स्कीम है वो पीएम कुसुम ही लिखकर छेड़ देगा। आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कई बार वो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में कि किस पर्टिकुलर एरिया से बात कर रहा है। अगर पीएम कुसुम लिख देता बस वो, और यहाँ पर बोलता कि हमारे देश में एक पर्टिकुलर कुसुम के नाम से वुमेन इंपावरमेंट की स्कीम चलाई गई है, तो आप लोग तो तुरंत ये करोगे लड़की का नाम लिख रहा है कुसुम, ठीक है। कौन सोचेगा कि यहाँ पर ये एक तरीके से ऐसी स्कीम है जो कि यहाँ पर एक सोलर पंप और उन सब चीज़ों को लेकर है, यहाँ पर किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। दूसरा बोला गया कि ये जो स्कीम है, यहाँ पर ये एक तरीके से फार्मर के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा सोलर पंप और जो ग्रिड है वो कनेक्ट कर यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को एक तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। दूसरा बोला गया कि एम है कि फार्मर का सोलर पावर जो जनरेशन कैपेसिटी है वो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से उन तक पहुंचाया जाए और ग्रिड के साथ में भी यहाँ पर कनेक्टिविटी यहाँ तक दिखाई जाए ताकि उसका फायदा भी उठ सके, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए तो सही आंसर क्या है, आप लोग खुद बताओ इसका क्या है सही आंसर। सही आंसर है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री, ध्यान से सुनो एक मिनट, कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे एग्रीकल्चर की तो बात चल रही है यार, एग्रीकल्चर वाली मिनिस्ट्री होगी, ठीक है। यहाँ पर तुरंत खेल जाएगा आप लोगों के साथ में, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है नीचे वाली, पर लेकिन मिनिस्ट्री वाली बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है बताओ, और ये कौन सी मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके मिनिस्टर कौन है ये भी आप लोगों को बताना है, इतना तो कम से कम याद रखना है, या ये भी याद नहीं रखोगे रोज मिनिस्टर जी इधर उधर घूमते हैं, मिलते हैं, आप लोगों को बातें करते हैं उनके बारे में, सारे न्यूज़ चैनल कवर करते रहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 2020 में यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इमेंस पोटेंशियल है ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू देयर आर द रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट, ठीक है भाई। एक तरीके से हमारी एक अच्छा खासा यहाँ पर पोटेंशियल है, पर फिर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक रीजनल वेरिएशन यहाँ पर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, सेम तरीका सोलर पैनल जो है वो आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो पहाड़ी का इलाका हो गया, फिर कुछ और हो गया, बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है कई बार। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, टाइम मिलेगा तो लिख लेना। क्वेश्चन तो कई सारे हो जाते हैं, पर लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितने अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाते हो। एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर देना है, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, ताकि आप लोग एक हैबिट में बने रहे, क्योंकि हैबिट अगर छुड़ जाती है तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो बताना, एक स्कीम पूरी कवर होगी, क्वेश्चन भी उसके अटेम्प्ट करवा दिए और आंसर राइटिंग के लिए भी यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से पढ़ाई करके चलनी है, ठीक है। आप लोगों से पूछे कि आप लोग जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में आप लोगों को सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए, नारियल का तेल यूज़ करना चाहिए, बादाम का तेल यूज़ करना चाहिए, या फिर कोई और दूसरा तेल आप लोगों को यूज़ करना चाहिए अपना जो भी खाना पीना बनाना है, या फिर अपने सर पे लगाना है, मालिश करनी है शरीर के ऊपर, तो कौन सा तेल जो है वो बेहतर माना जाता है। अगर यहाँ पर आप लोग नेचुरल तरीके से इसको देखेंगे तो आप लोगों को वही ऑयल यूज़ करना चाहिए जिस ऑयल के आप लोगों के एरिया में नेचुरल तरीके से उगाया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है। जैसे सरसों अगर आप लोगों के एरिया में उगाई जाती है तो आप लोग सरसों का तेल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के एरिया में नारियल जो है वो उगाए जाते हैं तो आप लोग नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए अगर देखोगे नॉर्थ इंडिया में अगर आप लोग रहते हो तो नारियल का तेल जम जाता है, पर लेकिन साउथ इंडिया में वो है आप लोग को 12 महीने जो है वो नॉर्मली जमा हुआ नहीं मिलेगा, वो पिघला हुआ ही मिलेगा वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से। तो नेचर ने जो भी चीज़ें आप लोगों को दी हैं उनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इस एरिया की नहीं है, कहीं और जाकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो कई सारे एरिया में नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही बात करेंगे यहाँ पर केरला के अंदर में एक स्टेप उठाया गया है जिसमें एक पेड़ है, एक पौधा है जिसका नाम है सेना स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो इसका नाम है यहाँ पर, और वो कुछ ऐसा पौधा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पौधा जो है वो इतना खतरनाक तरीके से फैल रहा है, इतना खतरनाक तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है कि ये बहुत ही तगड़े तरीके से आसपास वाले एरिया में फैलता जा रहा है। तो इसकी वजह से और जो नेचुरल चीज़ें जो उस एरिया में पाई जाती हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर यह कि पता चला कोई ऐसी प्राणी हम लोग बाहर से लेकर आए, एक ऐसा जानवर जो उस एरिया में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया।
अब वो जो जानवर है वो बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, जो दूसरे जानवर है ना उनको खाने का मिल रहा है, और बल्कि वो दूसरे जानवर को खा भी रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, उस एरिया में इन्हीं की प्रवृत्ति आप लोग, इन्हीं की प्रजाति आप लोगों को देखने को मिलेगी, बाकी सब खत्म होते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही कुछ केरला के फॉरेस्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो पर्टिकुलर पेड़ है ये बेसिकली अमेरिका का है, अमेरिका में ये पाया जाता है, अमेरिका नेटिव है यहाँ पर, यानी कि ये अमेरिका की सिटीजनशिप है इस पेड़ है इसके पास में। हमारे देश में इसको सुंदरता के लिए लगाने के लिए, सजावट के लिए लेकर आया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। पर लेकिन आज की डेट में जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें काफ़ी सारे एरिया में ये फैला हुआ है। चाहे बांदीपुर की बात कर लो, नगर होल की बात कर लो, मुद्दुमलाई, या फिर कोई भी आप लोग एरिया की बात करो, यहाँ पर सत्यमंगलम अगर टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये बहुत ही तकड़े तरीके से वहाँ पर फैल रहा है। और इसकी वजह से जो दूसरी लोकल जो एक तरीके से इस तरीके की जो प्रजातियाँ होती हैं वो मरती हुई नजर आ रही है वहाँ पर। इसीलिए केरला का जो फॉरेस्ट रिसर्च इनिशिएटिव है उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि इस पौधे को इरेडिकेट करेंगे, इसको रोकेंगे। ये एक तरीके ऐसी स्पीसीज है जो कि हमारे एरिया की नहीं है और यहाँ पर ये आ रही है तो लोकल जो बेसिकली इन्वायरमेंट है उसको बर्बाद कर रही है। तो इसके चलते इसको मैनेज करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि सेना यहाँ पर स्पेक्टिबल्स ये पर्टिकुलर कहाँ का नेटिव है, तो अमेरिका का है। कहाँ पर इसको टैकल करने के लिए अभी जो है प्लान बनाया गया है, तो केरला के अंदर में इसको बेसिकली टैकल करने के लिए प्लान बनाया गया है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है पर लेकिन सारी सुंदर चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, हल्का सा आइडिया कम से कम जरूर रखना। जब दो दोस्त जो हैं जब दो देश जो हैं जब उनके सींग लड़ने स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करने का सिस्टम जो है उसके आसपास में क्रिएट किया जाता है। ऐसा ही ये सिस्टम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी पूछा जा सकता है किन दो देशों के बीच में है। अभी रिसेंटली ये कई बार न्यूज़ में आती दिखाई देती है, पहले भी हम लोगों ने कवर किया था, फिर से यहाँ पर ये भी न्यूज़ में आई है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो क्वेश्चन पूछा है तो किसके बीच में है, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो रसिया और आप लोगों को अमेरिका के बीच में देखने को मिलेगी। न्यू स्टार्ट का मतलब क्या है, द न्यू स्ट्रेटजी आर्म रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि कल को आर्म रेस में अगर लग गए, हमने जो है बंदूक बना ली तुमने बना ली, हमने मिसाइल बना ली तुमने बना ली, हमने टैंक बना लिए तुमने बना लिए, लगे रहो उसमें पैसा खर्च करने के लिए, तो इसकी वजह से कोई आर्म रेस जो है वो रुकती नहीं है और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। किसी के चाइना के पास में न्यूक्लियर वेपन आ गया, हमको भी लेना पड़ा, पता मतलब बनाना पड़ा, पता चला कल को चाहे हमारे ऊपर फेंक तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। तो इस तरीके से कई बार हम लोग इसको डिटरेंस क्रिएट करने के लिए भी रखते हैं कि तुम्हारे पास है तो भाई साहब हमारे पास ये भूल मत जाना, ठीक है, अनार खिला देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि सामने वाला अगर बदतमीज है तो तुमको भी कम से कम कुछ अपना जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बदतमीजी कहीं तो रोकनी पड़ेगी ना। तो इसके चलते यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई इनके द्वारा ताकि ये बदतमीजी जो है वो आगे ना बढ़े। तो इसके चलते बोला गया कि हम इसको रिड्यूस करेंगे जो भी आर्म वेपन वगैरह हैं। इसके अंदर में न्यूक्लियर जो वेपन है, इसी के साथ में जो लॉन्चर्स हैं, हैवी जो बॉम्बर्स हैं, उनको कंट्रोल करने की यहाँ पर बात की गई। और ये ट्रीटी 2010 में साइन की गई जिसका नाम दिया गया न्यू स्टार्ट, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर कैप किया गया कि 1550 नंबर के करीब न्यूक्लियर जो वार हेड्स आप लोगों के पास में रहने वाले हैं। तो रसिया और यूएसए जो दुनिया में आज के दिन में सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन हैं, उनके ऊपर एक लगाम लगाने की कोशिश की गई उनके द्वारा खुद। यानी कि एक तरीके से ना कई बार कहते हैं आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करने बैठ जाते हैं तो किए ही जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अरे ठीक है यार, सोशल मीडिया है, आधा घंटा यूज़ कर लिया फिर साइड में रख दिया। ये थोड़ा ना कि आप लोग इसको पूरे दिन 5-5 घंटे बेसिकली आप लोग बैठ कर इसी पे बिता रहे हो, तो इसका मतलब तो ये आप लोगों को बर्बाद करेगी। तो कोशिश करो कि आप लोग चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करो। जैसे कि 1 घंटा पढ़ लिया, सोशल मीडिया अगर यूज़ करना है तो 5 मिनट सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 5 मिनट यूज़ कर लिया। पर लेकिन बोल तो दिया है ये 5 मिनट यूज़ कर लिया, इन रियलिटी यहाँ पर कंट्रोल जो है वो नहीं हो पाता है, जो सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को खुद की डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, उसके लिए रूल और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे ताकि चीज़ों को हैंडल की जा सके। ट्रीटी तो 2021 में साइन की गई थी, 2026 तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पर लेकिन जैसी सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है रसिया और यूएसए के बीच में, आने वाले टाइम में कुछ भी नया घटित यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कितने आर्म जो है ये कंट्रोल कर पाते हैं। बाकी जो भी होगा तो अपडेट में कर ही दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, छूटेगा नहीं, ओके। तो ट्रीटी किसके द्वारा साइन की गई, कब साइन की गई, अभी एक्सटेंड की गई, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अभी जिस तरीके से कोविड-19 ने दुनिया को बर्बाद किया तो उसको लेकर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सतर्क हो गए।
कि कल को चलकर यार ऐसी कंडीशन अगर फिर से बन जाए तो कैसे सुधारेंगे चीज़ों को। तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को एक तरीके से आगे लेकर चल रही है कि और कोई नहीं करेगा तो कम से कम मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार मैं तो इसी के ऊपर जिंदा हूँ, हेल्थ के ऊपर, यानी कि हेल्थ के बारे में बातें करती हूँ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर बेसिकली पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में यहाँ पर बातें की थी। पेंडेमिक ट्रीटी, कल को कोविड-19 जैसी अगर सिचुएशन कहीं पर बनती है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि उसके साथ में डील क्या करना है। तो इसके लिए पेंडेमिक ट्रीटी यहाँ पर सामने निकल कर आई। ड्राफ्ट ग्लोबल पेंडेमिक एग्रीमेंट बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि ड्राफ्ट ग्लोबल पेंडेमिक ये एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कहने के लिए तो यहाँ पर ये था, वैसे इसको आप लोग बोल सकते हैं पेंडेमिक ट्रीटी के नाम से भी यहाँ पर, जिसमें WHO के द्वारा बोला गया वैक्सीन जो है उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जिसके पास में वैक्सीन नहीं है। एक देश ऐसा है जिसने 2-2 डोज तो पिलाई दी अपने लोगों को, उसके साथ में वो बूस्टर डोज भी दे रहा है और एक एडवांस रख दिया कि कल को कुछ और दिक्कत हो तो एक डोज और मिलेगा। कुछ देश ऐसे हैं भाई साहब उनको एक एक डोज भी नहीं मिला है, तो कौन से के साथ में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये यहाँ पर बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है जब अमीरी और गरीबी की बात आती है। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की गई यहाँ पर WHO के द्वारा। पॉइंट नंबर 2 जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है बेसिकली जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि अगर तुम लोगों ने दवाइयाँ बना ली है तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो दवाइयाँ जो हैं वो लोगों तक पहुँच सके। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है उनके ऊपर अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगा के बैठ जाओ और कोई भी उन दवाइयों से दवाइयाँ न बना सके, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ होगा। तो लाइफ सेविंग कोई भी ऐसी ड्रग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए और आप लोगों को इनके ऊपर से अपने ये जो इस तरह के प्रतिबंध हैं ये हटाने पड़ेंगे, ये बोला गया। तो इसको वेव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये जनता के फायदे के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बातें देखने को मिलेगी। तीसरा यहाँ पर बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर पेंडेमिक सप्लाई चेन के बारे में बात की है। चाइना जो है दुनिया का हब माना जा रहा था, पर चाइना तो बोल दिया कि मेरे यहाँ पर बेसिकली किसी को अलाउ नहीं करेंगे भाई साहब, लॉकडाउन लग गया है। तो अब वो देश क्या करें जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, उनकी तो जिंदगी जो है वो बदतर हो जाएगी। पता चला दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है दवाइयाँ जो है उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि API बोलते हैं वो चाइना से आ रहा था। अब कैसे काम चलेगा, तो ये सोचने वाली बात है। तो WHO जो है इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस दे रहा है और बोला जा रहा है कि जो बेनिफिट शेयर वो सबके साथ में होना चाहिए। कल को पैथोजन या फिर कोई ऐसा सीक्वेंस निकल कर आता है तो विद इन द आवर ऑफ आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी ताकि इलाज निकाला जा सके। अभी चाइना ने क्या किया, बदतमीजी होती चली गई, भाई साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब दुनिया बर्बाद हो गई तब कहा भाई मेरे से गलती हो गई। ये खतरनाक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वैक्सीन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है कि वो सबको वैक्सीन दिला सके, पर लेकिन ये हम लोग मिलकर तो कर सकते हैं ना। होने कहते हैं कि एक से भला दो, अगर मिलके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग एक इंसान को जो है वो फ्रस्ट्रेट होने से, इरिटेट होने से, एक देश को जो है बर्बाद होने से हम लोग बचा सकते हैं। तो ये WHO के द्वारा अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर की गई हैं, ठीक है। तो ग्लोबल पेंडेमिक एग्रीमेंट या फिर पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में बात चल रही है, तो देखते हैं कितने अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। वैसे ऐसे ट्रीटी एग्रीमेंट जो है वो ठंडे बस्ते में पड़े हुए मिलते हैं बाद में। UPSC ने एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया तो सही है, वरना कोई नहीं इनको पूछता है, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है UPSC के लिए बनाए गए हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सारी बातें हिंदी और इंग्लिश में अगर आप लोगों को पढ़नी है तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी पर्टिकुलर न्यूज़। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। और ये मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया भी है। सेना बात की जा रही है यहाँ पर स्पेक्टेबल्स के बारे में, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखने को मिला है। ये क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज है, वायरस है, बैक्टीरिया है या फिर ड्रोन है। ऐसे ऑप्शन मिलते हैं फिर, ठीक है। इंडिया के अंदर में यहाँ पर लीगली मैंडेटेड जो रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है साइबर सिक्योरिटी से इंसिडेंट के बारे में, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन जो है, इससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, कॉर्पोरेट बॉडी या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यानी कि कौन कौन यहाँ पर इसमें इंक्लूड मिलेगा। बात करें पीपल्स, यहाँ पर बात करें सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी, ये बनाई गई थी 1921 में। किसके द्वारा बनाई गई थी, महात्मा गांधी जी, यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जी, जवाहरलाल नेहरू जी या लाला लाजपत राय जी। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। बात करते हैं इसरो के द्वारा प्लान किया गया अभी सन यानी कि सूरज के लिए मिशन छोड़ने का। तो ये पर्टिकुलर मिशन जो है इसका नाम क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 है, ये भी आप लोगों को पढ़ाया था। सौर प्रभा या फिर सौर दीर्घा या फिर यहाँ पर प्रभाकर S2। तो ये सही आंसर क्या है। बोला जा रहा है कि व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो देखिए बताइए, देखता हूँ ये कब साइन की गई थी, आप लोग इसको बता पाते हैं या फिर नहीं। तो ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्रीटी बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों से पढ़ाई थी, ठीक है।
आगे बात करते हैं, वैसे यहाँ पर कौन कौन थे इंडिया और पाकिस्तान के जो लीडर उस टाइम पर साइन की गई थी। ये क्वेश्चन है सी सेट का, इसको अटेम्प्ट करो और यहाँ पर स्टेटमेंट बतानी है आप लोगों को, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर, ये है मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान जो है, अगर अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया आप लोग देखेंगे तो कुछ मैप आप लोगों को पहले तो यहाँ पर बता दूं कि ये अपनी कंट्री में, अगर जब आप लोग जाओगे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, यहाँ पर आप लोग को अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर जो रहता है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान आप लोगों के सामने निकल कर आता है। ठीक है, अगर बात करें साउथ अंडमान के अंदर ही आप लोगों को पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा, जो कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल आप लोगों के सामने नजर आती है। तो ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसके बारे में याद रखिएगा। अभी डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी यहाँ पर थे। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में टोटल मिलाकर कितने आइलैंड है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और उसमें से कितने आइलैंड जो है वो वहां पर लोग पाए जाते हैं, ये देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है। ठीक है, तो बेसिक है, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर क्या है, ये भी मैंने बताया। केरला गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कैसे इसको खत्म करना है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। दिक्कत क्या रहती है, दिक्कत ये रहती है कि लोकल एरिया में अगर कोई ऐसी स्पीसीज आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। आगे बात करते हैं यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर या कॉर्पोरेट बॉडी, सारे यहाँ पर जो है इसके लिए लायबल रहेंगे। अगर कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है तो सारे के सारे आप लोगों को इंपैक्टेड होते भी नजर आएंगे। ठीक है, सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, ये एक हिस्ट्री क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है और कई बार इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। ये जो बेसिकली किसके द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया था। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी जो है किसके द्वारा बनाया गया था 1921 में, तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा यहाँ पर मूवमेंट चलाया गया था। तो उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिला था सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। ठीक है, तो उससे कनेक्टेड है यहाँ पर आप लोग देखते हैं, आंसर यहाँ पर डी हो गया। आगे बात करते हैं, ये आदित्य L1 मिशन के ऊपर तो मैंने पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर आप लोगों को करवाया था। L1 का मतलब क्या है ये भी आप लोगों को बताया था। लैग्रेरियन पॉइंट याद है, जहां पर जो है दिक्कतें नहीं देखने को मिलती, आसानी से आप लोग जाकर अपना सिस्टम पार्क कर सकते हो। पार्किंग स्पॉट बोला गया था बेसिकली इसको, याद आया कुछ, तो वही चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, ट्रीटी जो है ये तो बहुत ही डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, कब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, तो ये कब देखने को मिली, तो ये देखने को मिली थी 1960 में। इंडस वाटर ट्रीटी जो है काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में थी क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं और पाकिस्तान को मिर्च लग रही है। ठीक है, तो उसके चलते वर्ल्ड बैंक में चला गया। इंडिया ने बोला भाई वर्ल्ड बैंक में क्यों जाता है, एक बार हमसे बात कर लेता है, हम भी बता देते तुझे क्या करना चाहिए तो एक ही बह के वर्ल्ड बैंक की गोद में बैठ के जाके, ये गलत बात है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूं, कुछ शब्द आप लोगों को सिखाता हूं जिनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये आप लोगों को NDA, CDS, SSC बैंकिंग के अंदर एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं और इसी के साथ में आप लोग को आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे, उसलिए भी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छे शब्द होंगे तो अच्छा आंसर लिख पाएंगे। पहला शब्द यहाँ पर है स्वार्मिंग, तो ये स्विमिंग नहीं है, स्वा W यहाँ पर AR लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है झुंड, तो बोल देना कि झुंड में स्विमिंग करने गए, ऐसे याद रख लेना। ठीक है तो एक तरीके से मतलब एक तरीके से एक जो बहुत बड़ी क्राउड है, बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, तो अबेंडेंस में हो जाते हैं, तो उस तरीके से इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये शब्द आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये सारे के सारे शब्द जब आप लोग ढंग से देखोगे ना कहीं यूज होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है ग्रिपिंग, तो ये है एक तरीका मनोरंजन बोला जाता है, लाइफ को एंजॉय करना, थोड़ा सा लाइट मूड बनाना, हमेशा वो नहीं रहना चाहिए, हमेशा टेंशन में नहीं रहना चाहिए। एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्या हो गया यार जिंदगी में, अबे जो होगा होता रहेगा, अपना डे का काम करते रहो, डे बाय डे जो आप लोगों ने डिसाइड किया ना वो कंप्लीट करते रहो। उसके बाद में 99% रिजल्ट जो है वो अच्छे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं उस चीज़ को ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आप लोग अपना टाइम ढंग से डिसाइड करो, उसको फॉलो करो, बाकी तो चलती रहती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो मनोरंजन करते रहना चाहिए। सब सुना है ड्यूटी, मैंने आप लोगों को कई बार बोला भी है कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, बट इफ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी एवरीवन विल सैल्यूट यू। यानी कि अपने कर्तव्य को अगर आप लोग ढंग से फॉलो नहीं करोगे तो हर एक इंसान को आप लोग सैल्यूट मारते हुए नजर आओगे, पर लेकिन अगर अपने काम को ढंग से फॉलो करोगे तो भाई तब दुनिया आप लोगों को सैल्यूट मारेगी। तो कौन सी चीज़ चाहिए, आप लोगों को सैल्यूट करना है या फिर करवाना है,
तो अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करना स्टार्ट करो, डिसिप्लिन में रहो, जो भी आप लोगों की पढ़ाई है उसको ढंग से कंप्लीट करो। एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया जो है वो आप लोगों को सैल्यूट मारेगी, वरना तो फिर ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी। आप लोग जानते हैं कि कितने सारी जनता है देश की, आप लोग भी कहीं गुम हो जाओगे, उसमें पता नहीं चलेगा कोई धरती पर ऐसा इंसान आया भी था क्या। तो इसलिए कोशिश करो अपनी ज़िंदगी को सही से जीने की। कई सारे लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं, कई सारे लोग जो हैं चिंता में रहते हैं बिना किसी बात को लेकर, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टॉर्ट यानी कि व्याकुल रहना। क्या हो गया, ऐसे ही यार पता नहीं सुबह लेट उठ गया उसकी वजह से इरिटेट हो रहा हूँ। अबे लेट उठ गया सही है ना, अब पढ़ ले बैठ के, अभी उसकी वजह से इरिटेट हो रहा है और 4-5 घंटे बर्बाद कर दे, उसके बाद फिर और डिस्ट्रेस, उसमें स्ट्रेस में जाना। देखो मुझे लगता है कि मोटिवेशन कहाँ से आना चाहिए, नॉर्मली आप लोगों के काम से आना चाहिए। जब काम हो जाए तो इंसान जो है वो आराम से कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देता है। तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा सबसे बड़ा फोकस जो है वो अपने वर्क पर करो। ऐसा नहीं कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए मना कर रहा हूँ, लोगों से बातें भी करो, 1-2 इंसान अपने पास में ऐसा रखो जिसके साथ में आप लोग चिल मार सको आसानी से। पढ़ाई की बातें ना करो वहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर की अपना वही मौज मस्ती वाली, और क्या चल रहा है ज़िंदगी में कोई नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक झुंड रहता है, उसमें एक आधे दोस्त के पास में गर्लफ्रेंड होती है, दूसरे के पास में होती नहीं, तो उसके मजे लेते हैं और फ़ोन नहीं आया अब तक तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसे ही मतलब एक दूसरे के मजे लेते रहते, तो अपना लाइट मूड रखो थोड़ा सा। या किसी के पास में रिलेशनशिप में है तो अपने ऐसे रिलेशनशिप रखो ताकि एक दूसरे का मूड जो है थोड़ा लाइट कर सको, ना कि टेंशन में हुए घूम रहे हैं। तो लाइफ में थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी में ताकि आप लोग अपने काम पर फोकस कर सको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फियस्को, इसको बोलते हैं असफलता, ठीक है, यानी कि फेलियर हो जाना। जब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट रहेगा इंसान, काम नहीं करेगा, तो फेल भी होता हुआ नजर आएगा। और फेलियर ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लोगों को रोक देती है, वो आप लोगों को ये बताती है कि जो आप लोगों को अचीव करने के लिए जो मेहनत की है ना, वो अप टू द मार्क नहीं है भाई साहब। थोड़ा सा और मेहनत कर लो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो फेलियर आप लोगों को रोकने के लिए नहीं, वो आप लोगों को टोकने के लिए होता है कि सही नहीं जा रहे हो भाई साहब, थोड़ा सा सही चल बढ़ो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में सही रहती हैं। उस टाइम पर लगेगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा हो गया यार ज़िंदगी में, ऐसा किसी के साथ ना करे ऊपर वाला। पर जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, डॉट कनेक्ट करोगे, तो चीज़ें आप लोगों की कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टीव जॉब जो है एप्पल के फाउंडर साहब, उनकी एक स्पीच है काफ़ी शानदार, वो कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी कि जो आप लोगों की साथ ज़िंदगी में आज की डेट में हो रहा है ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है, पर लेकिन जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट होगी तो आप लोगों को उसका रीज़न समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग लाइफ के डॉट जो है वो कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो कनेक्टिंग द डॉट्स जो है वो काफ़ी फेमस स्पीच की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो देखना जरूर, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा आज का डिस्कशन ये बताना, और कौन सा सबसे बेहतरीन आर्टिकल लगा कि उसने मजा लगा दिया, अपना जरूर उसके बारे में रिएक्शन देना। बाकी पूरी लेक्चर को क्या रेट दोगे जरूर बताना। और देखो यार, जो भी एग्जाम देने जा रहा है, सबसे पहले तो दिल से आप लोगों को बधाई हो कि आप लोग अच्छे से पेपर देकर आओगे और अपना सिलेक्शन लेकर आओगे। इसी के साथ में जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो ना, उस टाइम पर कुछ मत सोचा करो, उस टाइम पर बस ये सोचा करो कि अब ये पेपर मेरे हाथ में है, मैं और मेरा पेपर। अक्सर आपस में बातें करते हैं, हम तुम्हें फोड़ेंगे और अपना सिलेक्शन लेकर घर लौटेंगे। मतलब कहने का है कि जैसे शाहरुख खान की मूवी देखी 70 मिनट जिंदगी के, तो यही 120 मिनट जिंदगी के हैं आपको, तो उसको शानदार तरीके से एंजॉय करना है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा कर, ना कोई फ़ोन है ना कोई, मतलब कुछ नहीं है उस टाइम पर आप लोगों के माइंड में, बस पेपर और आप हो। तो इन्जॉय करना उसको बैठ के शानदार तरीके से, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि वो मज़ा आ गया पेपर देने के बाद में। ये मत सोचना कि मतलब एक तरीके से कई सारी चीज़ें सोचने लगते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, वो सोचने का टाइम रहेगा फुल आराम से बाहर आके सोचना, पर वहाँ पे बिल्कुल 100% अपना देना है, ठीक है। तो कौन कौन पेपर देने जा रहा है ये जरूर बताना, और शानदार तरीके से पेपर होगा आप लोगों का, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मेहनत की है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।